soothing, very gentle, very forthcoming for any idea and suggestion. तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में अगर स्टूडेंट्स स्लो दिखाई देंगे, रिसर्चर्स, पार्टिसिपेंट्स, तो बात तो नहीं बनेगी। और हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जुड़े हैं इस 2 दिन के नेशनल सेमिनार में, ये नेशनल सेमिनार का थीम है ई विद्या। ई विद्या फॉर ensuring equitable education, issues, challenges and concerns. Whenever some new concept, new idea comes, it brings it along with some issues, some challenges and some concerns. Honorable Vice Chancellor Professor Harshad Patel, Professor C.B. Sharma ji, Dr. Kaplesh Pathak ji, Dr. Jyoti Raval, Professor Divya Sharma, other colleagues from IITE, research scholars, participants, and dear friends. This is a privilege to be here amongst you today and share my ideas on e-Vidya for ensuring equitable education. The way I have mentioned in the morning that this e-Vidya, e-platform, e-learning, m-learning, mobile learning are new platforms of new generation of 20th millennium. आपकी जनरेशन जो ऑडिटोरियम में स्टूडेंट बॉडी है, ये जनरेशन मिलेनियम जनरेशन है जो 2000 के आसपास का बर्थ है। किसी का 95, किसी का 97, किसी का 98। ये जनरेशन आज 2022 में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस कर रही है IITE में। और जिस जनरेशन को आप डील करेंगे डाउन द लाइन 10 इयर्स, वो जनरेशन आपसे भी कहीं आगे है। 5 साल का बच्चा भी टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट, इतना एक्साइटमेंट दिखाता है कि वो 5 साल की उम्र से ही कुछ ना कुछ गेम खेलना, गेम डाउनलोड करना, पिक्चर्स खींचना, वीडियो बनाना, ये सब शुरू कर देता है। और ये सब जो हम मानते थे that education begins at home. Home is first institution that teaches, that prepares a young thought to face the world and to face the tricks of the world. आज उन ट्रिक्स की लिस्ट में टेक्नोलॉजी इतना इंटीग्रल पार्ट हो गया है कि वो कल्चर, वैल्यूज, इथॉस, फैमिली का एक साथ आता है, लेकिन उतना ही स्पेस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन को भी मिलता है। तो आपको जिस जनरेशन को डील करना है डाउन द लाइन 5 years, 10 years, as teachers, as teacher educators, as responsible parents, as responsible adults in the society, तो आपके सामने चैलेंजेस शायद मेरी, शर्मा जी की और पटेल साहब की जनरेशन से ज्यादा लार्जर आने वाले हैं। तो ये बहुत सही टाइम है, एप्रोप्रिएट टाइम है कि हम गियर अप हो जाएं, not only with basics of technology, but with advanced versions of technology and its use in education, its use in the day-to-day life of individuals, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं होगा। एक क्लासरूम में, आई एम श्योर शर्मा सर एग्री होंगे, एक क्लासरूम में एक टीचर कितनी देर खड़ा रह सकता है डिपेंड करता है उसके कंटेंट मास्टरी के ऊपर, उसकी कंटेंट नॉलेज के ऊपर। ब्लफ कर सकता है थोड़ी देर, जार्गन्स यूज कर सकता है कुछ टाइम, इंटरेस्टिंग कहानियां सुना सकता है कुछ टाइम, लेकिन सस्टेन करना है तो उसका कंटेंट नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। तो आने वाले टाइम में दिस platform of e-learning and technology will not remain only as tools, but they are becoming integral part of pedagogies. They are itself orienting and innovating new ways of learning, learning theories जो मैंने पढ़ी वाइगोत्स्की से, पियाजे से, जो लर्निंग थ्योरीज में हमने इंडक्शन डिडक्शन की अप्रोचेस पढ़ी, शायद उससे कहीं आगे आपकी जनरेशन कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इंटीग्रेटेड अप्रोचेस को पढ़ रही है, डाइवर्सिटी को समझ रही है, इंक्लूजन के चैलेंजेस को समझ रही है। तो इन सब के बीच नाउ वी आर गेटिंग आवरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द लार्जर चैलेंजेस। मॉर्निंग में इनॉग्रल सेशन में
यहां से कहा गया कि ये जनरेशन जो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, स्काई इज द लिमिट, और स्काई में क्लाउड भी एक कॉन्सेप्ट है। तो क्लाउड स्पेस देता है और स्काई हाइट देता है। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वर्ड्स हैं। आपकी जनरेशन की जो एस्पिरेशंस हैं, दोज आई एम श्योर मस्ट रीच नॉट ओनली टू द क्लाउड बट टू द स्काई। ई विद्या प्लेटफॉर्म पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें कुछ बातें मैं आपके साथ नॉट मूविंग, मैं ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हूं, नो, लेकिन शायद सिस्टम मुझे अभी समझ नहीं आया आपका, वो कहां से स्लाइड को आगे लेके जाएगा, कुछ गड़बड़ थी। देखो, इस सेशन को मैं 3 तरह से देखना चाहता हूं। इस इनॉग्रल सेशन को, इस कीनोट एड्रेस को, इट शुड नॉट बी वन वे ट्रैफिक, it should be full of enthusiasm of receiving ideas. It must be an engaging session where my participants of this national web seminar should not be silent and passive receivers, but they should be active partners in knowledge generation. Constructivist theory of education हमें समझाती है कि we should not be allowing student to be on the receiving end only, but he or she should be active partner in classroom processes, in knowledge generation. Knowledge generation not necessarily through research only. Education policy 2020 is proposing that the context of learner, the learner's ideas, the learner's surroundings, the learner's experiences should be given space in a classroom situation, so she can relate ideas and the content and the theory with day-to-day life experiences, can relate with himself or herself and to assimilate it as an important part of knowledge. First we need to understand, जैसे मैंने कहा कि इस थीम में 2 की टर्म्स हैं, one is e-vidya and other is equitable education. My whole discussion and keynote address would be around these 2 important terms of this title of the seminar. अगर मैं आपसे पूछूं what is constant, क्या चीज है जो हमेशा रहती है, so what is your answer? I need an answer. Change. बड़ा सिंपल है। और चेंज को एक्सेप्ट कौन लोग कर पाते हैं? दोज हु देमसेल्व्स आर ओपन माइंडेड, एक्टिव, क्रिएटिव। अगर आप चेंज के साथ चलना चाहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में ये 2-3 बातें ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। चेंज वही लोग एंजॉय करते हैं, वही लोग साथ चलते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ओपन माइंड के साथ, क्रिएटिव माइंड के साथ, उसमें नया ढूंढते हैं और इनोवेटिव मेथड से उसमें प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ ऐसा आनंद आता है कि यस आई डिड समथिंग न्यू टुडे, इट्स नॉट दैट माय क्लास वाज कन्वेंशनल। अगर मेरा क्लास कन्वेंशनल था, रूटीन में वही था, तो मेरे से आप लिख के ले लीजिए कि 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद आप बर्नड अप केसेस में आ जाएंगे। यू आर बर्नड आउट, आपकी जो एनर्जी थी, एंथुसियाज्म था, वो खत्म हो गया। लेकिन जब चेंज के साथ आप चलना स्टार्ट करते हैं तो हर दिन नया, हर रास्ता नया, हर मंजिल नई, तो आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय करते हैं, आप लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग को एंजॉय करते हैं। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये जो कॉन्सेप्ट है पीएम्स ई विद्या, दिस इज अ यूनिक एंड इनोवेटिव वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, Atmanirbhar program of Government of India, which is not only providing multiple opportunities to young people to have new startups at University of Delhi, as mentioned by Professor Patel in the morning. I am responsible for students' welfare. I am Dean Students' Welfare. As part of my responsibility there,
we are starting entrepreneur development cell within University of Delhi, and this entrepreneur development cell would be responsible to provide multiple opportunities to students for startups, for experimentation, and to relate it with this mission of Atmanirbhar Bharat. When our Prime Minister is so creative and innovative at the age of around 65 years, 67 years of age, टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में, डेली के शेड्यूल्स में, he beat most of us I am saying. उनका जो एनर्जी लेवल है, यहां से फ्लाई कर गए हैं किसी कंट्री में, 14 घंटे की जर्नी है, पता लगा उन 14 घंटे में भी 4 मीटिंग्स थी उनकी, शेड्यूल्ड थी इन क्राफ्ट. He is attending multiple media sessions, मॉर्निंग वॉक से लेके योगा से लेके. तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट हमें मिला, इस जनरेशन को मिला, मुझे मिला, मेरे साथियों को मिला, तो वी शुड फील ब्लेस्ड, एंड इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और टाइमिंग दोबारा नहीं आने वाला. ईच डे इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई मस्ट स्पेंड ईच डे द वे इट इज लास्ट डे ऑफ माई लाइफ. अगर उस तरह से मैं चलूंगा, उस तरह से मैं अपना काम करूंगा, तो शायद मैं रोज कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगा जिससे आई शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बाय द एंड ऑफ द डे. तो ये जो यूनिक एंड इनोवेटिव वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दिस शुड नॉट रिमेन एज अ पॉलिसी एंड प्रोविजन ऑन पेपर्स, rather it should become part and parcel of our learning and teaching at educational institutions, as a family person, as a student of education. क्या फायदा है इस मेथड का? It provides multi-modal digital online learning which is accessible to students, teachers, parents, ensuring inclusion to overcome digital divide. फरवरी 2020 में पेंडेमिक आया, नवंबर 2019 से सुनने में आना स्टार्ट हो गया, चाइना में स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे पता लगना स्टार्ट हुआ. By the time February, March 2020, India was affected by it and we went into national level lockdown on 24th March 2020. कल हमें पूरे 2 साल हुए उस लॉकडाउन पीरियड को, जब कल परसों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया ऑल रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू पेंडेमिक आर बीइंग विथड्रॉन फ्रॉम 1st April 2022 एक्सेप्ट फॉर मास्क, हैंड वॉशिंग एंड 2 गज की दूरी. ये 3 फॉर्मल चैनल्स तो शायद आने वाले 10 साल तक हमारे साथ रहने वाले हैं. पॉल्यूशन की वजह से भी मास्क अच्छा है, हाथ धोना हाइजीन के लिए अच्छा है, और डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है स्पेस देने के लिए और स्पेस एंजॉय करने के लिए. आई मस्ट गिव माय इंटेलेक्चुअल स्पेस टू माय पीयर्स, आई मस्ट अलाउ फिजिकल स्पेस टू माय पीयर्स, एंड आई मस्ट एंजॉय स्पेस फॉर माई सेल्फ एज वेल. तो अगर ये माहौल हमारे सामने है, जब हमें 2 साल का एक पेंडेमिक पीरियड से हमने क्रॉस किया, तो दिस पेंडेमिक हैज पुश्ड अस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी. आई एम नॉट सेइंग this was a good opportunity. I am saying this has pushed us into technology world. All of a sudden, all of us, students, teachers, vice chancellors, administrators, everybody was into online mode, conducting meetings, taking decision, continuing education, continuing evaluation through OBE mode. ये सब कैसे हुआ? हो सकता था कि हमारा वो 1 साल 0 ईयर हो जाता, लेकिन टेक्नोलॉजी ने एक प्लेटफॉर्म दिया, जूम मीटिंग्स, गूगल मीटिंग्स ने एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे हमने अपनी क्लासेस भी जारी रखी, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी होते रहे, कंट्री का डेवलपमेंट स्लो हुआ, ग्रोथ रेट अफेक्टेड हुआ, लेकिन बंद नहीं हुआ. वी वर मूविंग, एंड दिस हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड. तो इस पेंडेमिक ने 2 साल में बहुत अच्छे से हमें सेंसिटाइज किया अबाउट द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स.
and now these are going to be part and parcel of our teaching and learning process. अब ये खत्म नहीं होगा, हटेगा नहीं. It is going to be integral part. हम सुनते थे वेस्ट की एक यूनिवर्सिटी में people can do some online course. People started doing such online courses from different countries, from India also. बैठे बैठे यहाँ मैंने एक पीजी डिप्लोमा किया किसी स्पेशलाइज्ड एरिया में, एंड आई गॉट अ ई सर्टिफिकेट बाय अपीयरिंग इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस. तो हम सोचते थे कि कभी हमारी कंट्री में भी ऐसा टाइम आएगा कि गांधीनगर में आईआईटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट जेएनयू के स्टूडेंट्स के साथ स्क्रीन शेयर करेगा, कंटेंट शेयर करेगा, डिस्कशंस का हिस्सा बनेगा. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का स्टूडेंट गांधीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की कुछ रिसर्च का हिस्सा बनेगा. Now these platforms are providing us multiple avenues and opportunities, where the way in 1990s it was said LPG, liberalization, privatization, globalization, which has brought the world very close. World become a global village. Means of communication and transportation made the world so small that any incident in one part of the country was affecting the whole world in other parts of the country, other parts of the world. Same ways, ई-विद्या प्लेटफॉर्म ने पूरे वर्ल्ड की नॉलेज को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया, रिसोर्सेज की शेयरिंग आसान कर दी. विदाउट ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, वी कैन अटेंड lectures, sessions by experts in the country and even the international forums. And this happened only because of this. इसमें आपने जो वर्ड जोड़ा है वो है issues, challenges and concerns. तो background, I am just trying to highlight the significance of e-learning and digital platforms in the year 2022, and then I will be discussing concerns, challenges and issues as well. पीएम ई विद्या स्कीम का क्या क्या मेरिट है, दो तीन पॉइंट्स में पढ़ दूंगा, बाकी आई एम श्योर आपके सामने है, आप देख सकते हैं. It allow access to e-learning content of various types among students and teachers. Google search engine, one of the popular search engine among students, teachers and researchers. कल एक जर्नल पब्लिश हुआ, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, फ्रेंच के किसी ऑथर ने इंग्लिश में लिखा. आज not only गांधीनगर but any remote part of the country एक स्कॉलर बैठ के उसकी एक्सेस कर सकता है, उस राइटर के कंटेंट को समझ सकता है, उस राइटर के कंटेंट का क्रिटिक लिख सकता है, उस राइटर के आइडियाज को अपने रिसर्च का हिस्सा बना सकता है. एंड दिस हैपन बिकॉज ऑफ द एक्सेस टू ई लर्निंग कंटेंट ऑफ वेरियस टाइप्स among students and teachers across the world, not only across the nation. दीक्षा प्लेटफॉर्म विच इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज शेयरिंग, वर्ड अपने आप में बड़ा सेल्फ सफिशिएंट है. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज शेयरिंग, दिस इज अ पोर्टल एंड अ मोबाइल ऐप क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट टू स्टोर हाउस ई बुक्स, लर्निंग मटेरियल डेवलप्ड बाय स्टेट्स, यूटीज एंड नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस. जस्ट नाउ व्हेन आई विजिटेड योर लाइब्रेरी in this institution, I was really delighted to see digital library, a library which is being operational in digital mode. People are accessing books, getting it issued, and no human intervention is required. और कोविड में तो इसने आई एम श्योर बहुत मदद किया होगा कि बुक्स को टच करना, बुक्स को रखना, बुक्स देने वाले से हाथ से लेना, ये सब से हम बचे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. स्वयं पोर्टल के कुछ क्रेडेंशियल्स हैं जो इक्विटी और इक्वालिटी की कंसर्न्स हैं. स्वयं प्रभा का टीवी चैनल है, हमारे प्रोफेसर शर्मा इस स्वयं प्रभा टीवी चैनल के वन ऑफ द एक्टिव पायनियर रहे हैं. बहुत सारे लेसन्स इन्होंने बहुत सारे लोगों से तैयार करवाए, मुझे भी मौका दिया. एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एंड पॉडकास्ट. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रेडियो ओनली, वी आर टॉकिंग ऑफ पॉडकास्ट. पॉडकास्ट में से ज्यादा अच्छा आप जानते हैं, 7-8-9 मिनट का एक डिस्कशन, एक थीम के ऊपर एक इंटेंसिव डिस्कशन, एंड दैट कैन बी एयर्ड ऑन अ IIT's platform, on a university's platform, or even a private podcast channel.
आपका जो स्पेशलाइजेशन है, यू कैन प्रिपेयर स्मॉल पॉडकास्ट टॉकिंग टू एन एक्सपर्ट, गिविंग योर ओन ओरिएंटेशन. CUET नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट. तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक पॉडकास्ट चैनल डेडिकेटेड टू CUET स्टार्ट करने का डिसीजन लिया. इसमें हम पॉडकास्ट के माध्यम से देश भर के बच्चों तक अपनी बात, CUET की क्लैरिटी, इसका करिकुलम, इसकी नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव मार्किंग, इसके चैलेंजेस, इसका कंटेंट, यहां तक कि मॉक टेस्ट का भी प्रोविजन हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से लाने वाले हैं. यूजीसी ने भी ये चाहा है. कैसे पॉसिबल होगा? पॉडकास्ट के माध्यम से, डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से. कोई भी नया कॉन्सेप्ट तब तक नया है जब तक वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आ गया. जैसे ही आया, बहुत सारे फोरम हैं जिन पे हम बात करते हैं. ऑनलाइन कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ई विद्या प्लेटफॉर्म का एक और फीचर है. चाहे वो IIT पाल है, ई अभ्यास है जिसमें IIT के प्रोफेसर्स पार्टिसिपेट करते हैं लेक्चर्स देने के लिए. 3-4 years back in University of Delhi, when we were revising courses, my vice chancellor asked me, Pankaj, why the people of any part of India should be deprived of quality lessons of professors of University of Delhi, Jawaharlal Nehru University, Aligarh Muslim University, Banaras Hindu University, etc. Why these premier institutions accommodate thousands of students and not lakhs and crores of students? हम लोगों ने DU में उस टाइम कोशिश किया और काफी सक्सेसफुल भी रहे कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नेशनल लेवल पर जो अवेलेबल है ई रिसोर्सेज, वीडियो लेसन्स, मूक्स, न सिर्फ वो लाएं बल्कि ILLL के माध्यम से, जिसका मैंने मेंशन मॉर्निंग में किया, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के थ्रू ई कंटेंट डेवलप करें. ई कंटेंट डेवलप करने की स्ट्रेटेजी, मेथोडोलॉजी से टीचर्स को एक्वेंट किया जाए, फेमिलियराइज किया जाए, पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाए. इससे क्या फायदा होगा कि 600, 800, 1600 किलोमीटर दूर गांव में बैठा हुआ बच्चा भी JNU के प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड कर सकेगा. एंड दैट कैन हैपन ओनली विद सच इनिशिएटिव्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड. BHU में जो भाषा के डिपार्टमेंट्स हैं वो इतना क्वालिटी लेसन्स देते हैं. व्हाई दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू BHU स्टूडेंट्स? व्हाई नॉट वी एट गांधीनगर कैन अटेंड दोस लेसन्स? तो इसको हमें थोड़ा सेंसिटिवली समझने की जरूरत है. इसमें जैसे मैंने वर्ड यूज किया, स्काई इज द लिमिट. आपका एफर्ट जो भी होगा उसके ऊपर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बाकी बची होंगी. आप पूरी लाइफ लगा दीजिए, मैं पूरी लाइफ लगा दूं, we can't reach the ultimate. 10 रास्ते चलेंगे, 10 रास्ते नहीं दिखाई देंगे आगे. टेक्नोलॉजी का ये फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है. हम जो मोबाइल यूज करते हैं, जो लैपटॉप यूज करते हैं, हम कहते हैं 5 साल में आउटडेटेड हो गया, 3 साल में आउटडेटेड हो गया. अब तो शायद 1.5-2 साल में ही आउटडेटेड हो जाते हैं. एक टेक्नोलॉजी आती है, दूसरी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी उसे आउटडेट डिक्लेयर कर देती है. तो ऐसे टाइम में when technology is changing very fast, स्काई इज द लिमिट. हम जितना कर सकेंगे शायद हमें रियलाइज होगा कि अभी बहुत कुछ बाकी रह गया. तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हमें यूज करने से हेजिटेट भी करना है, रेदर सेलिब्रेट करना है. पेंडेमिक और ई लर्निंग का कॉन्टेक्स्ट मैंने कुछ मेंशन किया. एक आध पॉइंट यहां से और मैं बात करना चाहता हूं. Pandemic period make us realize the need to move beyond conventional system and practices of education. जैसे मैंने कहा, classroom was not possible. All schools, colleges were shut down. तो इस shutdown ने, इस national lockdown ने नए रास्ते की तरफ पुश किया. मैं ये नहीं कहेगा कि पहले थे नहीं, रास्ते आने लगे थे, लेकिन शायद जो प्रोग्रेस हमारी 5 साल में होनी थी वो 2 साल में होगी. एक ओरिएंटेशन तो हम सबको मिल गया, हम सब जुड़ गए, हम क्लास अटेंड कर रहे थे, दे रहे थे, एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे. वी वर बिकमिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ा वो करना पड़ा टीचर्स को. हम टीचर्स को
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ऑनलाइन क्लासेस लेने की तरफ पुश होना पड़ा। और हम टीचर्स, जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो टीचर्स की कैटेगरी रेंज करती है अ यंग टीचर ऑफ 28 years टू अ टीचर वेरी क्लोज टू रिटायरमेंट अराउंड 60 years। तो जो एज गैप है वो आप रेंज देख सकते हैं। तो सबके लिए कंफर्टेबल नहीं था, आज भी नहीं है। बट मैनी पीपल, रेदर आई वुड से मोस्ट पीपल move towards it, started towards it, training sessions हुए, introductory session हुए, orientation sessions हुए, और आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में कामयाब हुए। कितना परसेंटेज है, कितना स्टैटिस्टिक्स है, मैं बताऊंगा। इसी पेंडेमिक पीरियड में इंडिया को अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मिली। पेंडेमिक आया मार्च में, पॉलिसी आई जुलाई में। नेशनल ग्रोथ, नेशनल इनिशिएटिव्स रुके नहीं। एजुकेशन पॉलिसी पेंडेमिक के साथ साथ ही आ गई। पेंडेमिक ने मौका दे दिया कि थ्रू ऑनलाइन वेबिनार्स you can have national consultations on policy, you can have discussion with the people across country, चाहे वो पॉलिसी बनाने वाले हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कॉन्क्लेव हुए 29 जुलाई को, 30 जुलाई को, 1 अगस्त को, उन कॉन्क्लेव्स के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रीचेस आउट टू ऑल द एजुकेशन फ्रेटर्निटी एंड कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द नेशन। प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, यूजीसी चेयरमैन, एवरीबॉडी वाज ओरिएंटिंग। कस्तूरी रंगन जी को हमने लाइव सुना, पॉलिसी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, पॉलिसी का इथॉस, पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हम सबको समझा रहे हैं नेशनल लेवल पर, थ्रू यूट्यूब चैनल्स, थ्रू टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। पहले तो नहीं था ऐसा। जब हमारी पिछली एजुकेशन पॉलिसी आई 86 में, तब तो एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्टर्स तक हम पहुंच भी नहीं पाए थे। शायद नाम भी हमने तब पढ़े जब बीएड एमएड में हमें पढ़ना पड़ा। उन्हें डायरेक्ट नहीं सुन पाए थे मोस्ट ऑफ अस। आप में से कुछ लोग तो शायद उस टाइम थे भी नहीं, जो हम लोग थे भी, हम भी नहीं सुन पाए थे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, एक्सेस नहीं था, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जितना ध्यान से आईआईटी के एक प्रोफेसर ने सुना, जितना ध्यान से यूजीसी के ऑफिशियल ने सुना, उतना ही ध्यान से ओडिशा के एक छोटे से गांव में बैठे हुए एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ने भी सुना, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुना हमने, प्राइम मिनिस्टर को सुना हमने। तो एनईपी ई लर्निंग के ऊपर क्या कहती है? इट सीक्स टू कल्टिवेट 21st century skills, and 21st century skills are critical thinking, problem solving, creativity, outcome based learning, LOCF, learning outcome based. What is this LOCF? Any of you? आप हाथ उठा गए हैं, कैमरा ठीक कर गए? कैमरा ठीक कर गए? मैंने सोचा बताना चाह रहे हैं। यस मैम, क्या होता है इस करिकुलम की स्पेशलिटी क्या है? Learning outcomes are defined in that we instead of going into the behavioral outcomes, we define the outcomes with reference to what the learner is expected to do. Absolutely, बिल्कुल ठीक। Anybody else would like to supplement what ma'am is suggesting? Sir, LOCF? No? पीछे? Yes. Finally, what we need from the students, or we can say our beneficiaries. So first of all, we decide these all, and finally we apply the specific type of curriculum. And as a result, we need what? That is the learning. Very good. टाइटल अपने आप में कहता है, मैम ने और सर ने बिल्कुल ठीक बता दिया हमें। LOCF, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। लर्निंग आउटकम are well defined beforehand. A student of undergraduate program is coming to IITE for his or her graduation in education. अब वो जानना चाहता है मुझे यहाँ से क्या मिलेगा इस प्रोग्राम को करके, बीए बीएड कर लूं 4 साल का, फायदा क्या होगा? LOCF, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क में आउटकम क्या होगा वो डिफाइंड है।
यानी कि उपभोक्ता का अधिकार है ये जानना कि उसके प्रोडक्ट के बाद उसे क्या फायदा होने वाला है इस प्रोडक्ट को लेने के बाद। ये जो हम कंज्यूमर वर्ड में यूज करते हैं ये एजुकेशन में आ गया। एजुकेशन में नाउ ईच लर्नर हैज अ राइट टू नो व्हाट वुड बी माय लर्निंग आफ्टर दिस प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम डेवलप करने वालों को पहले से डिफाइन करने पड़ेंगे, करिकुलम का हिस्सा होंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे 3 फायदे होंगे। एक, स्टूडेंट को पता है कि वो क्या प्रोग्राम करेगा तो उसकी लर्निंग किस दिशा में जाएगी। इंडस्ट्रियलिस्ट को पता है कि इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम के स्टूडेंट में क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या नॉलेज डोमेन है, और वो इनपुट देता है यूनिवर्सिटी को कि आप करिकुलम में ये चेंजेस लाइए ताकि स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम में ये न्यू डायमेंशन जुड़ सके जो इंडस्ट्री के लिए या आपके डिग्री प्रोग्राम को एम्प्लॉयबल बनाने में हेल्प करेंगे। अल्टीमेटली हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से एम्प्लॉयमेंट से जुड़े, अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से। तो इंडस्ट्री विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू एजुकेशन एंड कम्युनिटी इन जनरल, चाहे वो पेरेंट्स कम्युनिटी है, चाहे वो एजुकेटेड वर्ल्ड की कम्युनिटी है, उन्हें पता लगेगा कि इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में क्या लर्निंग हो रही है। तो लर्निंग आउटकम आर वेल डिफाइंड। तो पॉलिसी ने एलओसीएफ प्रमोट किया, और एलओसीएफ जब डिफाइन होते हैं तो साथ ही पेडागोजिकल सजेशंस भी देते हैं, हाउ टू ट्रांजैक्ट इट इफेक्टिवली इन अ क्लासरूम सिचुएशन। इसके ऊपर भी बात करते हैं। NEP 2020 recognizes the importance of leveraging the advantage of technology। 20th century की पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट इंडिया की एक होलिस्टिक एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये जहां एक तरफ ट्रेडिशनल इथॉस को, कन्वेंशनल मॉडल्स को प्रमोट करना चाहती है, साथ ही साथ 2040 का यूथ कैसा होगा उसको भी तैयार करना चाहती है, जो वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट के लिए टेक्नोलॉजी को अपना रास्ता चुनता है। बहुत सारी कंपनीज में हमारे साथियों ने हमारे घरों में वर्क फ्रॉम होम देखा। हम काम कर रहे हैं अपने अपने घरों से, ऑफिस टाइम पे बैठ जाते हैं, शाम तक काम करते हैं। My son, who is working with an international organization, is still date working from home. He joined his job in the month of December 2020. पैंडेमिक में ज्वाइनिंग हुई थी, आज तक वो वर्किंग फ्रॉम होम में ही है, ऑफिस कभी नहीं गया। और इसी पीरियड में उसने एक प्रमोशन भी ले लिया। दिस बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल वर्ल्ड आने वाले टाइम का एक रास्ता नहीं है, एक नेसेसिटी है, इसको हम समझें। चॉइस नहीं है, वर्ल्ड के साथ चलना है, 2040 की जनरेशन के साथ चलना है, 2035 का GER 50% हायर एजुकेशन में लाना है। तो डिजिटल एजुकेशन ना सिर्फ एक रास्ता है बल्कि एक लक्ष्य है जहां हमें पहुंचना है, जहां हमें अचीव करना है। तो वो मंजिल भी है और रास्ता भी है। Policy recognizes the need to bridge a gap in technology through technology and digitalization. Policy aims at creation of specialized unit for devising development of digital infrastructure. This is something which is a concern. Digital infrastructure का development is a concern. आगे मैं अभी स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा कि 40% लोगों तक इंटरनेट की एक्सेस है, स्मार्टफोन की एक्सेस है, लैपटॉप की एक्सेस है। आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल क्लासेस से नहीं जुड़ पाए क्योंकि उनके पास डेटा नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। तो ये एक चैलेंज है, ये एक कंसर्न है जिसे एड्रेस हमें कलेक्टिवली करना है। पॉलिसी एक्नॉलेजेस इट्स पोटेंशियल रिस्क एंड डेंजर्स। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी आइसोलेशन में बनी है, पॉलिसी बनाने वाले, इनपुट्स देने वाले इस हाउस में हमारे साथ बैठे हुए हैं सर। इनपुट्स देने वालों ने एक मिराज प्रेजेंट नहीं किया, एक रियलिस्टिक चैलेंज प्रेजेंट किया, एक रियलिस्टिक गोल
कंट्री को दिया, और साथ ही साथ पॉलिसी ने ही एक्नॉलेज किया कि इसमें क्या क्या पोटेंशियल रिस्क हैं, क्या क्या डेंजर्स हैं, इनकी डिटेल में दूंगा। पॉलिसी रिकमेंड्स कंडक्टिंग ऑफ पायलट स्टडीज टू फाइंड आउट इफेक्टिव वेज। पॉलिसी ये नहीं कहती कि वन सोल्यूशन फिट टू ऑल। पॉलिसी कहती है रीजन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से we should do pilots and try to make sure what different methods we can evolve to make this world digital friendly world. पॉलिसी ने क्रिएशन ऑफ नीट प्रपोज किया, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। हम में से बहुत लोगों को पता है कि मार्च के महीने में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च की है। पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी हमारी कंट्री की। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी शायद, जो मेरी समझ है, आई मे बी रॉन्ग, इग्नू की तरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा। इग्नू डिस्टेंस मोड एजुकेशन प्रमोट करता है, डिजिटल यूनिवर्सिटी ई लर्निंग प्रमोट करने का रास्ता बनेगी पूरी कंट्री के लिए। और इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि 50 यूनिवर्सिटी हो जाए। एक ही यूनिवर्सिटी को आप एम्पावर करते जाइए, डिजिटल स्पेस देते जाइए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करते जाइए, वो ही आपका GER 50% तक पहुंचाने में कॉम्पिटेंट है, सफिशिएंट है। तो पॉलिसी जो रास्ता दिखाती है नीट के माध्यम से, NEAT के माध्यम से, इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी to enhance learning, assessment, planning, and administration. It helps us building intellectual and institutional capacities in educational technology. ये पॉलिसी ने e-learning पे अपने विचार दिए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने जरूर पढ़ लिए होंगे, लेकिन क्योंकि हमारा 2 दिन का वेबिनार इसी थीम के ऊपर है, तो इन्हें रिफ्रेश करना मुझे लगा आवश्यक होगा। इसको एक बार हम की नोट के थ्रू जोड़ लें अपने अपने पेपर के साथ, तो शायद आई एम नॉट सेइंग कि हमें पता नहीं है, बट रिवाइज करना भी कई दफा मदद करता है। और जैसे मैंने सुबह कहा था कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम जुड़े हैं 2 दिन के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको रिवाइज करना ज्यादा मीनिंगफुल है। इट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस थ्रू एक्सपर्ट बॉडी। रिसर्च एट ग्रासरूट लेवल। मैंने मॉर्निंग में कहा था कि रिसर्च इज नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड टू सो कॉल्ड एलीट और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स फॉर द टाइम बीइंग। इट इज बिकमिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली लाइफ। हम लोग रिसर्च करते हैं ना, कुछ नया पकाना है जो मुझे नहीं आता, हम YouTube पे ढूंढते हैं। वो सिर्फ रेसिपी नहीं बताता, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं आता, वो पूरा कुकिंग का प्रोसेस विद कमेंट्री हमें समझा देते हैं, और हम उस प्रोसेस को फॉलो करके एक नई लर्निंग हमारी लाइफ में होती है। एक नया गजेट हम यूज करना चाहते हैं, गजेट यूज करना नहीं आ रहा, हम YouTube पे क्लिक करते हैं और वो एक छोटा सा वीडियो हमारे सामने लेके आता है जो उस गजेट के पूरे प्रेजेंटेशन को हमें समझा देता है, और हम बिना किसी फॉर्मल कोचिंग के इस इनफॉर्मल मीडिया से उस गजेट को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट वहां से मिल जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कैपेसिटीज बिल्डिंग करने का भी एक तरीका है। रिसर्च जो मैं कह रहा था, पॉलिसी ने प्रपोज किया ना, रिसर्च वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ऑनरेबल वाइस चांसलर और मैं ITEP पर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं नेशनल लेवल कमेटी में, और उसमें हमें मौका मिल रहा है ये देखने का कि 4 साल के प्रोग्राम में रिसर्च को हम कैसे जोड़ें। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि रिसर्च आज के कॉन्टेक्स्ट में एक एंड नहीं है, बल्कि एक रास्ता है, एक मीन्स भी बन गया है। इट्स अ मीन ऑल्सो of investigating new knowledge,
एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन। आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो 3 पॉइंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत अच्छी पोयम है जिसमें मैसेज है, शायद वुड्सवर्थ की है, जिसमें मैसेज देते हैं कि अनलॉक योर ओन क्रिएटिविटी। आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, कुछ सर हिले तो मुझे ऐसा लगा, नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िएगा। ये छोटी सी पोयम इतना अच्छा मैसेज देती है, अनलॉक योर ओन क्रिएटिविटी, वी ऑल आर बोर्न क्रिएटिव। पोएट इस एजम्पशन के साथ स्टार्ट करता है कि हम सब क्रिएटिव पैदा हुए थे। जैसे कार्ल मार्क्स कहता है कि हम सब जब पैदा हुए तो बराबर थे, समाज ने गैर बराबरी दी, समाज ने जाति धर्म दिया। ऐसे ही इस पोएम में पोएट कहता है कि हम सब इक्वल पोटेंशियल के साथ, क्रिएटिविटी के साथ पैदा होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं एज में, क्रोनोलॉजिकल एज में। आप लोग पीछे से ना डिस्ट्रैक्ट कर गए दोनों, आप एक पीछे चले जाइए प्लीज, डोंट माइंड बट इट्स अ रिक्वेस्ट। क्या क्या हमारे पैरामीटर्स हैं, क्या क्या हम, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम कुछ लॉक्स अपनी क्रिएटिविटी पे लगाना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कहता है जैसे एक लॉक है, लोग क्या कहेंगे, व्हाट अदर्स विल से। इस डर से हम बहुत सारे अपने इनोवेशंस कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आप सोच के देखिए, अपने अपने अंदर सोचिए, आपने कई दफा ऐसा किया है कि कुछ नया करना चाहते थे, शुरू नहीं कर पाए इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। वो काम इस तरह का था, प्रोसेस इस तरह का था, फैमिली सिचुएशन इस तरह की थी, मेरा जेंडर अलाउ नहीं करता था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक क्रिएटिविटी पे लॉक है। यस मैम। न्यू वे। एक और लॉक जो पोएम कहती है, एक हो गया हम कैसे रोकते हैं अपने आप को कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा तरीका, दूसरा लॉक हम क्या लगाते हैं, व्हाट इफ आई फेल। मैं फेल हो गया तो क्या होगा, कामयाब ना हुआ तो क्या होगा। कामयाब ना होना, फेलियर तो हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म फेलियर तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ जाने का रास्ता भी तो वही खोलेगा। अगर हम सब यही डर के अपनी क्रिएटिविटी को दबा दें कि व्हाट इफ आई फेल, तो इनोवेशंस होने बंद हो जाएंगे, रिसर्चेस होनी बंद हो जाएंगी, नए नए रास्ते निकालने बंद कर दिए जाएंगे। अनट्रोडन वेज, अनबूझे रास्ते पर चलना हिम्मत का काम है। वही लोग करते हैं जिनमें रिस्क लेने की टेंडेंसी है। पता नहीं आगे जाके क्या निकले, रास्ता ही बंद हो जाए, जंगल आ जाए, you never know. So we take safe path, and safe path never take us to an innovation, never take us to a creative idea. तो इस तरह से पॉइंट 6-7 लॉक्स की बात करता है और बड़े अच्छे से हमें मोटिवेट करता है लास्ट में कि हमें अपने, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उम्र में, वैसे वैसे हम अब ये ताले बढ़ाते चले जाते हैं, और एक उम्र आती है जब हम अपनी 7 ताले लगा देते हैं और अपने आप को एक सेफ जोन में ले आते हैं, और उस सेफ जोन में ही हम अपनी बची हुई लाइफ के 25-30 साल 40 साल बिता देते हैं। इसीलिए कहा जाता है यंग पीपल आर मोर प्रोन टू रिस्क टेकिंग, दे आर मोर इनटू एक्सपेरिमेंटेशन। करके तो देखें क्या मजा आएगा, थ्रिल, एक्साइटमेंट। हम बड़े लोगों में शायद उम्र के साथ, जिम्मेवारियों के साथ भी मैं कह सकता हूं कि जिम्मेवारियां ऐसी हो जाती हैं, सोशल स्टेटस ऐसा हो जाता है कि हम फेलियर को, जैसे हम कहते हैं ना स्कूल के बच्चे फेलियर को डील नहीं करते, मुझे लगता है हम एडल्ट्स फेलियर से बहुत डरते हैं। इतना डरते हैं कि हम एक फेलियर के साथ अपनी इमेज, अपना कैरियर, अपनी सोशल स्टेटस, सब कुछ दांव पे लगा हुआ मानते हैं, मान लेते हैं कि मैं फेल हो गया तो ये सब गया, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर हम करें तो एक बार करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार शायद प्रैक्टिस से हमारी आदत का हिस्सा बनेगा रिस्क टेकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन। और ये पॉलिसी हमें रास्ता दिखाती है कि हम इनोवेशंस को, एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ावा दें,
और डिजिटल वर्ल्ड में सेफ जोन में एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल है। ई लर्निंग मोड में सेफ जोन में ये एक्सपेरिमेंट्स का स्कोप है, रिसर्च करने का स्कोप है। मुझसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, आपको पता लग गया होगा, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्ट्रक्चर बना लिया है। काफी झगड़ा हुआ यूनिवर्सिटी में, काफी इश्यूज भी आए, काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। मुझे एनईपी सेल का मेंबर होने के नाते उस करिकुलम को शेप देने का मौका मिला। तो उसमें हमने 4th ईयर में 12 क्रेडिट का एक रिसर्च कंपोनेंट डाल दिया, 12 क्रेडिट का, जो 7 सेमेस्टर में शुरू होगा और 8 सेमेस्टर में खत्म होगा, यानी कि 2 सेमेस्टर 1 साल के लिए है। 7 सेमेस्टर में उसको हम डिफाइन कर देंगे क्या क्या करना है, 8 में क्या क्या करना है, इवेल्युएशन दोनों होगा अलग। उसमें क्या क्या डाला हमने, इंटर्नशिप रिसर्च का हिस्सा है, स्टार्टअप्स आप लेना चाहते हैं वो आपके रिसर्च के अंदर क्रेडिट मिलेंगे, डिसर्टेशन लिखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और कोई भी इनोवेटिव प्रैक्टिस आप कॉलेज की एडवाइजरी बॉडी के अप्रूवल के साथ कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि डू यू बिलीव अंडर ग्रेजुएट्स कैन डू रिसर्च, डू यू एक्चुअली बिलीव? वी सेड व्हाई नॉट। हम ये नहीं कह रहे कि हर यंग बच्चा, हर 21-22 साल का बच्चा बहुत अच्छा रिसर्चर होगा या वो बहुत अच्छी एकेडमिक थ्योरी निकाल के लाएगा। नो, वी डोंट बिलीव इन दिस। दिस इज नॉट द premise with which we are starting and proposing research at undergraduate level. अंडरग्रेजुएट लेवल का जो रिसर्चर होगा वो एक छोटे से स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी लेगा, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी लेगा, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी लेगा, और अगर उसको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो एकेडमिक डिसर्टेशन में लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? हो सकता है वो पीएचडी लेवल पे नहीं पहुंचेगा, लेकिन पीएचडी लेवल तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, रिसर्च राइटिंग किसे कहते हैं, एकेडमिक राइटिंग किसे कहते हैं, रिसर्च टूल्स का क्या मीनिंग है, और ये रिसर्च टूल खाली डिसर्टेशन में काम नहीं आते, एक्सपेरिमेंटेशन में भी काम आते हैं, इंडस्ट्री में भी काम आते हैं। तो अगर ये फेथ एंड बिलीव के साथ हम रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज खोलते हैं यंग बच्चों के लिए, आपने लास्ट वीक देखा होगा यूजीसी केम आउट विद न्यू रेगुलेशन फॉर पीएचडी। आप में से कुछ लोगों की नॉलेज में जरूर आ गया होगा, देखा भी होगा स्क्रॉल करके। दिस न्यू रेगुलेशन इज प्रपोजिंग दैट अ पर्सन ऑफ 4-year ग्रेजुएट कैन डायरेक्टली गो फॉर पीएचडी। 4 साल का ग्रेजुएट विद रिसर्च प्रैक्टिस, रिसर्च इंडक्शन एंड विद सीजीपीए ऑफ 7.5 एंड अबव कैन गो फॉर रिसर्च, डायरेक्ट पीएचडी। एमए 1 साल का करना चाहे तब आना चाहे तो भी ठीक है, 2 साल का करके आना चाहे तो भी ठीक है, सीधा आना चाहे तो भी ठीक है। उसे डिसाइड करना है उसका पोटेंशियल क्या है, उसके डिपार्टमेंट को, उसके कॉलेज को सर्टिफाई करना है कि इस बच्चे में पोटेंशियल है, ये डायरेक्ट पीएचडी में आ सकता है। तो इस तरह का इनोवेशन, इस तरह की स्कोप, पॉसिबिलिटी जब पॉलिसी दे रही है, पॉलिसी कहती है कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स होगा वो मूक्स के थ्रू होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्वालिटी एश्योर करने के लिए मूक्स के थ्रू, मूक्स लेसन्स के थ्रू रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वालिटी लेसन्स हर बच्चे को अटेंड करने का मौका मिलेगा, वहां से सर्टिफिकेट लेना है रिसर्च मेथोडोलॉजी मैंने किया है। या वो 100% मूक्स से होगा, या कंसर्न यूनिवर्सिटी तय कर सकती है कि कुछ क्रेडिट वहां से अर्न करना है और कुछ क्रेडिट क्लासरूम प्रोसेसेस में आएंगे। तो पीएचडी स्कॉलर्स के लिए मूक्स पे जाना मैंडेटरी होने वाला है, ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में पहुंचना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पॉलिसी ने फोकस किया कि जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज हैं उन्हें भी इंक्लूसिव अप्रोच के साथ आगे लेके चला जाए, और वो इंक्लूसिव अप्रोच क्या है अभी हम उसकी बात करते हैं। दिस ग्रोथ ऑफ डिजिटल वर्ल्ड आई रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। यस सर। जो हमारा समझ
समझ है ना नेट में मास्टर डिग्री की। अब 4 साल का ग्रेजुएट अगर पीएचडी में आएगा तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि ये भी अलाउड है नेट में अपीयर होना। क्योंकि जब 4 साल के बच्चे को हम नॉट 4 साल का बच्चा है, सॉरी, 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करने वाले यंग पर्सन को हम डायरेक्ट पीएचडी में अलाउ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको नेट के थ्रू एम्पावर करेंगे कि वो टीचिंग में भी आ सके। Growth of digital world, I see it and I relate it with 4 industrial revolutions. First industrial revolution 18th century में आया, जब स्टीम इंजन आया, भाप का इंजन आया, कोयले के इंजन से हमने ट्रेन चलाना स्टार्ट किया भाप की पावर से, स्टीम के, और उससे ट्रांसपोर्टेशन में एक रेवोल्यूशन आया। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी में आया, जब बिजली आई, बिजली का इस्तेमाल शुरू हुआ हमारी लाइफ में, तो हमने देखा हमारी लाइफ में बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए, इसलिए हमने उसको एक रेवोल्यूशन का नाम दिया। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 20th सेंचुरी में आया, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आया। 1969 में पहला कंप्यूटर इन्वेंट हुआ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एकेडमिक वर्ल्ड के लिए, ऑफिस के काम के लिए होना स्टार्ट हुआ। इससे हमारी लाइफ में एक चेंज आया। डर भी कई आए थे, मैं बताता हूं आपको। उस टाइम हम ग्रेजुएशन कर रहे थे 80s में, जब दिल्ली में, जब इंडिया में कंप्यूटर्स आए। अभी मॉर्निंग में सर ने मेंशन किया राजीव गांधी एक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली पर्सन जब प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के। तो जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे 87-89 में, तो हमें ये समझाया जाता था कि अब कंप्यूटर्स आ जाएंगे और तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। एक कंप्यूटर 10-12 लोगों की नौकरी खा जाएगा, ऐसा कहा गया था। और हम वाकई ही स्टूडेंट मूवमेंट्स में जुड़े थे कि हमें कंप्यूटर्स नहीं चाहिए। वी आर अ कंट्री विद लार्ज मैन पावर, हमें एकोमोडेट क्यों नहीं करेगी गवर्नमेंट? क्योंकि हम नए यंग स्टूडेंट्स थे, लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीट अवर ग्रेजुएशन एंड गेट सम एम्प्लॉयमेंट टू अटेंड अवर फैमिली नीड्स। तो स्टूडेंट मूवमेंट चला, बहुत क्रिटिसिज्म होता था कंप्यूटर्स का, राजीव गांधी का एजुकेशन पॉलिसी का। धीरे धीरे समझ में आया कि टेक्नोलॉजी अपने साथ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो लाती है। वो 80s का दौर था और 90s तक आते आते हम वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी गुरु बन गए। इंडिया बिकम लीडिंग कंट्री इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका, इंग्लैंड सब आउटसोर्स करते हैं अपने टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स हमारे इंजीनियर्स को, हमारे आईटी एक्सपर्ट्स को। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 21st सेंचुरी अब आया। इसमें क्या आया? एक्सट्रीम ऑटोमेशन एंड हाइपर कनेक्टिविटी। इसे मैं ना सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बट आई वुड लाइक टू कॉल इट अ जनरेशन रेवोल्यूशन। 1990s के बाद की जो जनरेशन है, वो पूरी जनरेशन ही एक नई जनरेशन है बहुत सारे मायनों में। एज स्टूडेंट, एज यंग पीपल अराउंड, हम देखते हैं कि जो लोग 30, 35, 40 साल की उम्र में हैं, उनकी सोच, उनके काम करने का तरीका, उनका आउटलुक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जनरेशन बिफोर 1990s। ये जनरेशनल रेवोल्यूशन है। और मैंने कहा इस जनरेशन रेवोल्यूशन का पहला हिस्सा आप है, दूसरा हिस्सा आपके 15 साल आगे वाली पीढ़ी है, जो आपसे भी कहीं एडवांस होने वाली है। इस रेवोल्यूशन ने बिग डेटा एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया। अब बिग डेटा एनालिसिस आईटी के बिना तो नहीं हो सकता, कागज पेपर भी तो नहीं हो सकता। डेटा बिकता है, डेटा का एनालिसिस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। आप 4 बार गूगल में कुछ ढूंढते हैं, ऑटोमेटिकली पॉपअप करना स्टार्ट कर देता है कि ये प्रोडक्ट इस मार्केट का, इस ब्रांड का, इस रेट पे अवेलेबल है। कहां से आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आया, जिसने आपके डेटा को एनालाइज करके समझा कि व्हाट आर योर नीड्स, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप किस तरह के टीवी प्रोग्राम्स पसंद करते हैं। वो पहले तो कहता है ओटीटी की लॉगिन अलग अलग कीजिए, पापा अलग करेंगे, मम्मी अलग करेंगे, मैं अलग करूंगा, सिस्टर अलग करेगी। फिर जैसे हम अपने लॉगिन से करते हैं, वो हमारी इंटरेस्ट के प्रोग्राम दिखाने स्टार्ट करता है। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो समझती है
कि हम क्या करना चाहते हैं। पेटीएम यूज करना स्टार्ट कीजिए, वो ऑटोमेटिक मोड में ले आते हैं आपको। जैसे ही बिल आता है कहता है पे करना है, खुद ही बताता है आपको, ध्यान रखने की जरूरत नहीं बिल आया कि नहीं आया। ईमेल पर आ गया, पेटीएम में आ गया, आप परमिशन दे देंगे तो आपसे बिना पूछे पे भी कर देगा। आप ऑटो पे मोड में एक्सेप्ट कीजिए, बिल आएगा और जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंज कर रही है हमें, हमारी इंटेलिजेंस को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को, बिग डेटा एनालिसिस इज द वे फॉरवर्ड, जिससे हम मार्केट समझते हैं, दुनिया समझते हैं, दुनिया के इंटरेस्ट को समझते हैं, दुनिया के चैलेंजेस को समझते हैं। एंड रोबोटिक साइंस, एलेक्सा, वो एलेक्सा का बल्ब जल जाता है। जैसे बच्चे को आवाज लगाओ ना, बबलू, तो हाँ जी, तो एलेक्सा, वो लाइट जलाती है। मेरी वाइफ तो इतनी फैन है एलेक्सा की, वो बड़े प्यार से कहती है, एलेक्सा बेटा वो पाकिस्तानी सिगरेट ढूंढ, तो वो पाकिस्तानी सिगरेट ढूंढ देता है। मीन्स यू कैन इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी। वो आपकी कमांड सुनता भी है, मानता भी है, बहुत अच्छा है। घर के बच्चे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की इतनी नहीं मानते जितनी टेक्नोलॉजी मान लेते हैं। तो वहां एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमें सुनने वाला भी कोई है। खैर मनाइए पंकज जी, ये एलेक्सा कान नहीं पकड़ सकता है, तो आने वाला है वो लेकिन टाइम मैडम कहती कि पंकज का कान पकड़ के ले आओ और वो ले आता। रोबोटिक साइंस में वो भी आने वाला है सर। आपने प्रोग्रामिंग करके उसको जहां भेजा, जो काम दिया, वो उस टाइम पे वो काम कर देगा। आप घर पे हैं या नहीं है, आपके आने से पहले आपके लिए लेमनाइट्स तैयार करना है, एसी ऑन कर देगा आपके रूम का, वो आप ऑटोमेटिक कर देगा। और अभी भी टाइमर से कुछ काम तो हम अभी भी करने लगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, ये सारा बैकग्राउंड और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जोड़ने का मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि हम ये समझें कि हम फर्स्ट जनरेशन रेवोल्यूशन के सिटीजन्स नहीं हैं, सेकंड और थर्ड जनरेशन भी पीछे रह चुका है। अब तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम है, जिसके मैंने फीचर्स बताए। एक्सट्रीम ऑटोमेशन इज द की टर्म, हाइपर कनेक्टिविटी इज सॉल्यूशन, एंड robotic science and artificial intelligence becoming part and parcel of our daily life. अब इसको मैंने क्यों जोड़ा? Because I want to help us understand that industrial revolution, which lead to information revolution and access to vast amount of knowledge. Knowledge तो एक क्लिक के ऊपर है। आपने थीम डाला, वो 50 रीडिंग्स ठीक या गलत, ऑथेंटिक या पायरेटेड लेके आ जाएगा। और वो क्या होता है, विकिपीडिया, जो कोई जिम्मेवारी नहीं लेता लेकिन सबसे पहले आता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वो कहता है ये ऑथेंटिक है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसका एक जनरल मीनिंग है, आज समझना चाहो तो समझ। मेरा डेटा, मेरी डेट्स, मेरे नाम, भरोसा मत करना। हो सकता है आईआईटी के स्टूडेंट्स ने जानबूझ के टेस्ट करने के लिए डाल दिया हो, हमें नहीं पता। बट फायदा क्या है, एक जेनरिक इंफॉर्मेशन तो देता है विकिपीडिया भी, एक जेनरिक समझ तो देता है, एक बेसिक समझ तो देता है। एडवांस लेना है तो पीडीएफ चैनल्स हैं जिनपे बहुत अच्छी बुक्स, रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी में आप 2 घंटे लगा के 2 अच्छी किताबें ढूंढ लाओगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन 2 घंटे लगा के आप 20 किताबें, 20 रेलेवेंट आर्टिकल्स ढूंढ लोगे इंटरनेट के ऊपर, थ्रू सर्च चैनल्स जो अभी आप यूज करते हैं। वो क्या होता है जिसमें जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन यूनिवर्सिटीज डाल देती हैं। जे स्टोर, यस, जे स्टोर रिसर्च के लोगों के लिए तो अमृत है। वो तो छान कर, ढूंढ कर क्वालिटी आर्टिकल्स जे स्टोर में आते हैं और रिसर्चर्स यूज करते हैं। तो ऐसे में जब एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज आ गया है, तो अब चैलेंज भी आ गया है। कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, कौन सी रेलिवेंट है, कौन सी मीनिंगफुल है, मैं क्या यूज करूं, क्या नहीं यूज करूं।
एक होती है पेडागॉजी टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स, एक होती है पेडागॉजी हाउ टू अंडू माई लर्निंग, विच इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट। हम ना बड़े रिजिड माइंड से चलते हैं, जो मैंने सीखा उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, जो मुझे आता है किसी को तो आता ही नहीं, और इसी गलत फहमी से हमारा पतन शुरू हो जाता है। जब हम इस गलत फहमी में आ जाते हैं ना कि मुझसे ज्यादा तो किसी को आता ही नहीं, तो पेडागॉजी टू अंडू माई लर्निंग हेल्प करती है कि आप बटन दबाइए, रिफ्रेश कीजिए, इरेज कीजिए पुरानी मेमोरी, नया नॉलेज आ गया है उसको स्टोर कीजिए, उसको प्रोसेसेस कीजिए और उसमें से नया मंथन करके निकालिए आपके लिए क्या रेलिवेंट है। तो हमारा ब्रेन भी तो प्रोग्रामिंग में आ गया, उसकी भी प्रोग्रामिंग हो गई, तो नई पेडागॉजी भी आ गई। अब पेडागॉजीज जो अंडू लर्निंग की बात कहती है, उसमें बैलेंस करना आना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड का चैलेंज है कि ये आपके पास बहुत कुछ ले आएगा, आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए, आपको ढूंढना आना चाहिए। संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए कहा गया है, तो संजीवनी बूटी ढूंढनी है, पहाड़ लेके नहीं आ जाना, हनुमान अप्रोच से नहीं चलना। हनुमान अप्रोच तो आसान है, 50 आर्टिकल आए, बिब्लियोग्राफी में डाल दिए। वाइवा में एग्जामिनर ने पूछा ये रीडिंग पढ़ी थी आपने? हाँ जी। क्या कहते हैं ऑथर? फंस जाते हैं हम लोग वाइवा में, और स्मार्ट सर जो होते हैं ना वो पकड़ लेते हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। किसी स्टूडेंट ने जरूरत से ज्यादा रीडिंग्स कोट कर दी हैं, तो समझ जाओ इसमें आधी तो फेक है, क्योंकि रीजनेबल रीडिंग्स का अपना एक मीनिंग है। आप पूछेंगे तो उसके डिस्कशन में रिफ्लेक्ट होगा कि उसने वो पढ़ा है, और आप पूछेंगे और वो कंफ्यूज होगा तो समझ जाओ ये सब ब्लफ है। तो डिजिटल वर्ल्ड में ये चैलेंज है कि बहुत सारी नॉलेज उसमें जुड़ी हुई है, हमें रेलिवेंट नॉलेज को ढूंढना, स्क्रॉल करना, आइडेंटिफाई करना, चाहे उसके एब्स्ट्रैक्ट पढ़कर या उसके बारे में रिव्यूज पढ़कर आना चाहिए। मैंने 1997 में पीएचडी एनरोलमेंट लिया और मैंने टॉपिक लिया सेक्स एजुकेशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, विद्यालयों में सेक्शनों शिक्षा। ये गुजराती में भी मेरी किताब अवेलेबल है, अगर आप सर्च करेंगे तो। पब्लिशर का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि पब्लिशर ने वर्ल्ड बुक फेयर से ये बुक पिक किया था, मुझे अप्रोच किया था कि हम गुजराती में पब्लिश करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए ये ऑनर की बात होगी कि आप गुजराती में पब्लिश करिए, लेकिन मैं गुजराती नहीं जानता। कंटेंट की वैलिडिटी आपको एस्टेब्लिश करनी है, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने कंटेंट से छेड़छाड़ नहीं की। कहीं मेरे नाम से आप छाप दें और पता लगे कंटेंट की जिम्मेवारी मेरी है, तो ये मैंने एग्रीमेंट उनसे किया। जब मैंने पीएचडी किया 1996 में, तो सर सेक्स एजुकेशन जैसा कॉन्सेप्ट इतना टैबू था, और उस टैबू में इंडियन लिटरेचर तो अवेलेबल ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई एक सिंगल किताब भी शायद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी। तो मेरा पीएचडी कैसे हुआ? डिजिटल वर्ल्ड की मदद से। जब मेरे एक दोस्त थे इलेक्शन कमीशन में जॉब करते थे, तो कंप्यूटर भी हर एक के पास नहीं था, प्रिंटर तो महंगा बहुत पड़ता था। तो वो इलेक्शन कमीशन में जॉब करते थे, कहते थे कि मेरा बॉस नहीं आ रहा अगले 3 दिन, तू आजा, मैं तेरे को तेरी रीडिंग्स ढूंढने में मदद कर दूंगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बैठ के लगाया पूरा दिन, ढूंढी कई रीडिंग्स, जो लगती थी प्राइमरी फेसिया ये ठीक हो सकती है, शॉर्टलिस्ट कर दिया, डाउनलोड कर दिया, करते गए। फिर उससे लेके मैं पेन ड्राइव में आया, फिर स्क्रॉल करके देखा किसका प्रिंट लेना चाहिए। प्रिंट उन दिनों 2 रुपया कॉस्ट करता था, और उस टाइम 2 रुपये का मतलब आज का 20 रुपया था। दोनों बातें जुड़ गई ना। तो डिजिटल वर्ल्ड ने पॉसिबल किया, और मेरे जो सुपरवाइजर्स थे प्रोफेसर जैन सर, उन्होंने मुझे चैलेंज किया, पटेल साहब, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस, ग्रेशियस प्रेजेंस, थैंक यू सर। नमस्कार सर। तो डिजिटल वर्ल्ड ने, मेरे सुपरवाइजर ने मुझे चैलेंज किया कि इसके ऊपर लिटरेचर तो अवेलेबल नहीं है, हम देखेंगे कहां से तुम्हारा लिटरेचर वाला चैप्टर रिच बनेगा। प्रोफेसर जैन थे मेरे सुपरवाइजर। अब चैलेंज को मैंने ले लिया, एनसीईआरटी
गूगल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बैठ के लिटरेचर ढूंढा और मैंने अपने सुपरवाइजर को एक दिन कहा कि सर मुझे लगता है काफी लिटरेचर इकट्ठा हुआ है, इस सेट लेके आओ, कब लाओगे? मैंने कहा आप बताइए, क्योंकि वो अच्छा खासा ट्रैवलिंग बैग मैंने भर लिया है प्रिंट आउट से, तो वो लाना होगा. And he was actually very delighted as well as surprised to see कि इतना लिटरेचर और सेक्स एजुकेशन जैसे एरिया में तुर्की में प्रिंट हुआ है, हिमाचल में प्रिंट हुआ है, स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं, यूके का मॉडल है, अमेरिका के 3 मॉडल एग्जिस्ट करते हैं. जब ये सब मैंने उनसे शेयर किया, ही सेड कि तुम्हारी आधी पीएचडी तो हो गई. कैसे हो गई? बिकॉज digital world gave me this space to not only to access the literature, जो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. डिजिटल वर्ल्ड नहीं होता तो मेरे लिए अमेरिका जाना, टर्की जाना, यहाँ तक कि हिमाचल भी जाना बड़ा मुश्किल होता. कितनी बार जाता मैं, कितनी बार ढूंढता वहां जाके. बट दिस डिजिटल वर्ल्ड अलाउ मी टू हैव एक्सेस ऑफ दैट इंटरनेशनल लिटरेचर सिटिंग इन दिल्ली इटसेल्फ. तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के 4 चैप्टर्स हैं, द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 1970s is another significant change occurred with the arrival of robotics, which advanced a link between sapiens and technology. ये मैं नहीं कहेगा, ये डेविस ने 2016 में कहा. Now is the era of digital education. आज के युग को अगर मैं डिजिटल एजुकेशन का युग कहूं तो शायद मैं अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहा. I am not exaggerating out of box. I am saying it looking at the realities of society, looking at the challenges as posed by Education Policy 2020, and looking at the provisions provided by Government of India to promote e-learning through e-Vidya and digital university sort of concepts. Social media डिजिटल वर्ल्ड का एक नया डायमेंशन, जिसमें शायद मेरी जनरेशन कम बिलीव करती है, लेकिन एक यंग अर्बन यूथ डेली 2 घंटा सोशल मीडिया पे बिताता है. ये रिसर्च है, ये मेरा वर्जन नहीं है. मेरी पीएचडी स्कॉलर ने काम किया सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल एजुकेशन, हाउ यंग पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड ऑन द इश्यूज ऑफ नेशनल कंसर्न, नेशनल डिबेट्स, हाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग. टाइम तो है नहीं, बिस्तर से निकलना पसंद नहीं करते, लैपटॉप बिस्तरे में करके क्लास अटेंड करने की आदत पड़ गई थी. तो अब जब खुला तो डिस्कम्फर्ट हुआ. तो जो सुबह पटेल साहब बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी हुआ कि खोला क्यों. पहले कह रहे थे खोल दो, जब खोल दिया तो प्रोटेस्ट होने, दूसरे को प्रोटेस्ट करने लग गया खोला क्यों. अभी पेंडेमिक कहां गया है. और एक्चुअली माय ओन डॉटर हु इज डूइंग मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मेरे पापा ये तो बड़ा खराब काम कर दिया आप लोगों ने, सर्दियों में नहीं खोलना था, कम से कम सर्दियां तो बीतने देते रजाई में. दिस वाज देयर परसेप्शन. तो डिजिटल वर्ल्ड का चैलेंज है कि वो हमें कंफर्ट जोन में भी ले जाता है और कभी कभी हमें बहुत लिमिटेड एक्सपेरिमेंटेशन या लिमिटेड रिस्क टेकिंग बिहेवियर की तरफ ले जाता है, जिससे हमें अलर्ट रहना चाहिए. दिस इज अनदर कंसर्न. If you look at 5th bullet point, UGC credit framework of online learning courses through study of webs and active learning for young aspiring minds, which is known as SWAYAM, a platform of Government of India. This regulation of 2016 originally revised regulation on 2021, where it has been proposed to allow institutions to go up to 40% of the total curriculum in online mode through MOOCs. तो अगर ये 2021-22 में 40% अप टू 40% कह रहा है, तो जब आप एक इस्टेब्लिश टीचर और रिसर्चर होंगे 5 साल 7 साल में, तब ये कितना कहेगा. तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड से छुटकारा तो होने वाला है नहीं. अपना लो, सीख लो, इसको अपनी पढ़ाई का, रिसर्च का हिस्सा बना लो. ओनली देन वी कैन ग्रो अहेड.
Internet pedagogy. Now I would like to relate this technology oriented education as an important tool of pedagogy. Internet pedagogy, जिसको हेनरी जीरू ने पब्लिक पेडागोजी का नाम दिया. This pedagogy says there is too little understanding of the educative nature of such technologies. Why it is called public pedagogy? Because it allows public, large-scale people to access new knowledge, to read, to respond, to debate on social media platforms. Interactive blogs are becoming talk of the town among educationists. आप अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्टिव ब्लॉग बना लो, आपकी क्लास के आधे चैलेंजेस वहीं खत्म हो जाएंगे. इंटरेक्टिव ब्लॉग मैंने बनाया सर, मैंने 2004 में जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स में पढ़ाता था हर साल, जब मुझे लगा 10 साल हो गए, अब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स 10 साल के अनुभव के साथ हो सकता है कोई सीबीएसई में पहुंच जाए, एनसीईआरटी में पहुंच जाए, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन जाए, टेक्स्ट बुक राइटिंग का हिस्सा बन जाए, कोई इंडिया में है, कोई इंडिया से बाहर चला गया, कोई इंडिया के दूसरे हिस्से में चला गया. तो अब ये क्या कर रहे हैं, इनसे कनेक्टेड रहा जाए. तो टेक्नोलॉजी ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया एक ब्लॉग का. मैंने बनाया confluenceforcivics.blogspot.com. ये ब्लॉग इंटरेक्टिव ब्लॉग है और मैंने अपने सब स्टूडेंट्स को ईमेल से, फोन से, जहां जहां जुड़े, जहां जहां मुझे एक्सेस दी, मैंने उन्हें बताया कि ये ब्लॉग का हिस्सा बने. एंड क्यों बने? वो जहां भी जो भी काम कर रहे हैं वहां उन्हें कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नया काम करने का मौका मिलता है, तो दे कैन शेयर इट ऑन दिस ब्लॉग. They can pause problems, they can pause concerns, and it is not me who is always responding to them, but they are responding amongst themselves also. एक स्टूडेंट चला गया यूएस से, एक चला गया कनाडा, एक चला गया भूटान, एक चला गया रिमोट पार्ट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन में काम कर रहा है. तो उनके एक्सपीरियंसेस से रिच करूं मैं अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी को, ना सिर्फ पास्ट बल्कि प्रेजेंट. तो हर साल मैंने स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग देयर बीएड उससे जोड़ना स्टार्ट किया, उसमें एक एक ब्लॉग कमेंट डालना कंपलसरी कर दिया ताकि वो इस सिस्टम को समझ भी जाए और जुड़ भी जाए. आज मैं उसमें टाइम नहीं दे पाता, लेकिन ब्लॉग सक्सेसफुली स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है और वो जिसको जो नई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसे शेयर करता है, प्रॉब्लम पूछता है, आपस में जवाब मिलते हैं. अलाइक माइंड पीपल हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पंकज अरोड़ा के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें लगता है कि वो एक जैसा सोचते हैं, उनकी ट्रेनिंग एक जैसी है, तो उन्हें एक दूसरे का कंफर्ट आता है, चाहे वो एलुमनस हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं. बट दिस डिजिटल वर्ल्ड हैज गिवन दिस अनदर प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग थ्रू दिस डिजिटल वर्ल्ड. इसी को हेनरी जीरू ने कहा, देयर इज अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेटिव नेचर ऑफ सच टेक्नोलॉजीज. They are educative in most fundamental political sense. They have an enormous reach. सबसे पहली बात, reach का कोई लिमिट नहीं है. Anybody with internet facility can reach. They have enormous power क्योंकि वो masses से जुड़ जाता है, और जो भी concept masses से जुड़ता है, ultimately वो पूरी देश से, पूरे विश्व से और उस एरिया में काम करने वाले सभी लोगों से जुड़ सकता है. इक्विटेबल एजुकेशन हमने कहा था ना स्टार्टिंग में, तो इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी है. आप यहां बैठ के किसी ब्लॉग का हिस्सा बनना चाहें, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है एंड देन यू बिकम एक्टिव पार्टनर ऑफ दैट ब्लॉग. इसीलिए शायद हेनरी जीरू जो क्रिटिकल पेडागॉग हैं 21st सेंचुरी के, वो इसे पब्लिक पेडागॉजी के नाम से प्रमोट करते हैं. They influence enormous amount of people and they constitute a power element of how the political knowledge is constituted. 2010 के बाद के इलेक्शंस में हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने ई कैंपेनिंग सेल बनाना स्टार्ट किया. नरेंद्र मोदी एंड अरविंद केजरीवाल, ये दोनों को सबसे शायद पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहले समझ में आ गया था कि यूथ से कनेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. केजरीवाल ने अपने तरीके से दिल्ली के यूथ से कनेक्ट करना स्टार्ट किया, ब्लॉग स्टार्ट किए, एसएमएस भेजना स्टार्ट किया. नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल लेवल पर बीजेपी के थ्रू ये काम स्टार्ट किया. और मैं मानता हूं कि इनकी सक्सेस में यूथ से कनेक्ट होने का टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है.
क्योंकि ये यूथ तक अपनी बात पहुंचाते हैं, यूथ को प्लेटफॉर्म देते हैं, यूथ को एंगेज करते हैं, और जब यूथ एंगेज होता है तो वो आप अपनी बात समझा सकते हैं और समझा के उसे जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए शायद इसको जीलू ने पब्लिक पेडागोजी का नाम दिया। मैडम कितना टाइम होगा आप मेरे पास? 10 मिनट्स? बड़ी सख्त मैडम। मैंने सोचा कह देंगे 15-20 मिनट ले लो। मैं थोड़ा सा रन थ्रू करता हूँ कुछ चीजों को, क्योंकि मैंने वर्बली एक्सप्लेन कर दिया है, और ये प्रेजेंटेशन क्योंकि पाठक साहब के पास मैंने छोड़ा है, तो आप लोग अगर कुछ और भी इसमें से ढूंढना चाहोगे तो ये अवेलेबल हो जाएगा। Digital literacy is another concept with the onset of digital education and e-learning. Digital literacy, जैसे मैंने मॉर्निंग में एग्जांपल दिया था, लीगल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, ऐसे ही डिजिटल लिटरेसी इज अनदर अपकमिंग एरिया। डिजिटल लिटरेसी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की लिटरेसी अपने आप में। This is an ability to interpret and design nuanced communication across fluid digital forums. It is a critical engagement with technology. Digital literacy का जो nature है वो बहुत is being comfortable using digital technologies. बस इतना ही मतलब है कि आपको, जैसे हम कहते हैं लिटरेसी का मतलब है नाम लिखना आ जाए, डेली का मैथमेटिक्स आ जाए, और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके, ये अगर है तो आप लिटरेट हैं। डिजिटल लिटरेसी कहती है कि अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना सीख गए, वर्ड डॉक पे कुछ बनाना सीख गए, एक्सेल में अगर कुछ डेटा डालना सीख गए, तो आप डिजिटल लिटरेट तो हो गए, टेक्नोलॉजी का यूज तो आपको आ गया। स्कोप ऑफ डिजिटल लिटरेसी, it is all encompassing in terms of its scope. In fact, it is very difficult to think of an element of our life that is not affected with digital technology. Digital currency भी अब तो आने लग गई, क्या कहेंगे उसको, बिटकॉइन। कई कंट्रीज में ये डिजिटल करेंसी सक्सेसफुल चल रही है, इंडिया में भी इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, और ई पेमेंट का कॉन्सेप्ट नोटबंदी ने और उसके बाद पेंडेमिक ने हमारी लाइफ का हिस्सा बना दिया। अब हम नोटबंदी और पेंडेमिक के बाद ई पेमेंट्स तो बहुत करने लग गए, और ई शॉपिंग भी बहुत होने लग गई। आप ऑर्डर भी करते हैं, रोज पैकेट्स लगाते हैं, आपने नहीं मंगवाए, आपके पार्टनर ने मंगवाए, आपके बच्चों ने मंगवाए, आप तो डिलीवरी रिसीव कीजिए और पेमेंट कीजिए घर बैठ के। तो ये सब डिजिटल वर्ल्ड है जो बड़ी तेजी से आगे चल रहा है, और उसी में हम एजुकेशन के लोग पीछे नहीं छूटने चाहिए। इसी समझ के साथ डिजिटल एजुकेशन की आज हम इस 2 दिन के वेबिनार में बात करेंगे। Now I would be coming to the components of digital literacy. पहला, क्रिएटिविटी। जैसे मैंने मॉर्निंग अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अनलॉक योर ओन क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी पहली शर्त है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, तो वो पहली शर्त है डिजिटल लिटरेसी के लिए। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे नहीं पता पटेल सर के साथ कभी हुआ कि नहीं हुआ, कोई जब फोन चेंज करते हैं तो 4-5-7 दिन की तो बड़ी स्ट्रगल बन जाता है। वो जो एक फोन यूज कर रहे थे उससे हम बड़े फेमिलियर हो गए थे, उसके प्रोसेसेस से, यूसेजेस से, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो मुझे चाहिए थे, मैं यूज कर रहा था कंफर्टेबली, और मैं बहुत आसानी से कर रहा था। जैसे ही टेक्नोलॉजी मैंने अपग्रेड किया, इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, अब तो खैर कम से कम कॉन्टैक्ट नंबर्स तो सर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। मैंने वो भी टाइम देखा जब 2 दिन लगाए थे मैंने सारी कॉन्टैक्ट्स ट्रांसफर करने, मैन्युअली करना पड़ा था, तो 2 दिन तो इसी में लग गए। तो मैंने सोच लिया कभी फोन चेंज नहीं करूंगा। बड़ी मुझे तकलीफ हुई थी, क्योंकि फोन चेंज करने की वजह से मैन्युअली कॉन्टैक्ट्स दूसरे फोन में ट्रांसफर करना, वो वैसे ही था जैसे कभी मेरे फादर ने मुझे अपनी टेलीफोन डायरी दी थी और कहा था नई डायरी बना दे। तो मैंने कहा बड़ा बोरिंग काम है ये, तो वो डायरी में से देख देख के वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कटे हुए नंबर लिखे, वो भी सब पूछ पूछ के, पापा ये चाहिए, हाँ चाहिए, लिख दे इसको। तो वो डायरी अपडेट की थी मैंने।
अब ये फोन डिजिटल वर्ल्ड में आ गई। तो आज जब टेक्नोलॉजी में हम चेंज करते हैं तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, तो क्रिएटिव होना चाहिए एक कंपोनेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूज फॉर माय प्रोफेशन, माय स्टेटस, माय नीड्स हम आइडेंटिफाई कर सकें। मेरी नीड्स क्या है, मेरी जरूरतें क्या हैं, मैं कितना, हो सकता है आपके फोन का आप आधे फीचर्स ही यूज करते हो, कम से कम मेरे साथ तो ऐसा है, मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या फीचर्स है। आईफोन हम यूज करती है हमारी जनरेशन, शायद वही फोन अगर ये यंग गर्ल यूज करेंगी तो ये कहेगी आप ये यूज नहीं करते, क्या फायदा हुआ ये फोन लेने का। हम कहेंगे हम तो बस इसी में खुश हैं, हमारा कंफर्ट है, हमारी नीड इतनी है। तो टेक्नोलॉजी में क्रिएटिव होना, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना, कल्चरल एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग का कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना, कोलैबोरेट करना, एबिलिटी टू फाइंड एंड सेलेक्ट इंफॉर्मेशन, जो मैंने पहले भी कहा। इंफॉर्मेशन तो दुनिया भर की है, जो मेरे पास है एज अ 55 इयर्स ऑफ अ प्रोफेसर, वो आपके पास भी है एज अ बीएड स्टूडेंट, वो आपके छोटे ब्रदर सिस्टर के पास भी है, आपके स्टूडेंट के पास भी है जो शायद 9th-10th में है। सबके पास एक जैसे सोर्सेस अवेलेबल है। अब उन सोर्सेस में हाउ कैन आई सेलेक्ट इंफॉर्मेशन, इसकी एजुकेशन चाहिए डिजिटल वर्ल्ड में। ये कंसर्न है, ये कंपोनेंट है, तो ध्यान देना पड़ेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब एयरटेल आया था ना तो एक स्लोगन लाया था सर, स्लोगन कहता था अब बोलने लगा है इंडिया, आया था, अब बोलने लगा है इंडिया। उसमें दिखाते थे लोग हर तरह से हर जगह से बात कर रहे हैं, वो डेली वेजर भी लगा हुआ है, वो फिशरमैन भी बात कर रहा है, सब बात कर रहे हैं। तो इसने कल्चर चेंज कर दिया। हम इतने बातूनी नहीं थे जितने आज हो गए, हम इतना बोलते नहीं थे, शायद बातूनी तो हमेशा से थे लेकिन इतना बोलते नहीं थे, अब तो बोलते ही बहुत है। आप एवरेज यूज कीजिए, नोट कीजिए, एवरीबडी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन टॉकिंग। पटेल साहब की जनरेशन ने शायद बहुत सारा टाइम लगाया पढ़ने में, रीडिंग वाज अ बेस्ट टाइम पास। हमारी जनरेशन का बेस्ट टाइम पास है टॉकिंग। हम जब खाली होते हैं, प्लीज लुक एट मी, हम जब खाली होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने फोन से बातें करते हैं। कोई ऐसा मैसेज आया था जो मैं देख नहीं पाया, देखो क्या था, वो वीडियो भेजा था उस फ्रेंड ने, तब नहीं देख पाया था, अब खाली टाइम है, लेट मी लुक एट दिस वीडियो, चलो थोड़ा क्लीन कर दूं, तो कई चीजें डिलीट कर गए वहां बैठे। तो हम खाली टाइम भी उसी के साथ बिजी हैं। इसको मैं कहता हूं वी आर इंटरेक्टिंग विद अवर ओन मशीन, कि इसकी भी तो नीड्स है ना, इसको भी तो लुक आफ्टर, पैम्पर करना है, ध्यान रखना है। तो ओवरलोड है, हटा दिया, अननेसेसरी वीडियो है, हटा दी, अननेसेसरी एप्स आ गए थे, हटा दिए। तो ये डिजिटल वर्ल्ड हमें इतना एंगेज रखता है, तो उसमें हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखना है। ई सेफ्टी, ई बुलिंग बहुत है, ई क्राइम बहुत है, पता ही नहीं लगता फोन से सारे पैसे निकल गए क्योंकि हमने ई बैंकिंग स्टार्ट किया था। पता ही नहीं लगता, कोई पासवर्ड आया था, मैंने क्लिक किया, मेरा फोन ही हैक हो गया। तो ये डिजिटल वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं जो ना सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि अपनी रीडिंग, अपना लिटरेचर। एक छोटा सा केस सुनाता हूं मैडम, 10 मिनट के 12 मिनट कर देना प्लीज, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रियल स्टोरी है सर। आप जानते हैं आईसीएसआर पूसा में जो एग्रीकल्चरल रिसर्चेस होती हैं वो नेशनल लेवल पे होती हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। 1980s में एक one of the scientists was doing some research in some domain of agriculture, तो उनका कोई मेजर प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब जब उनका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला था तो किसी एग्रीकल्चरल जर्नल में एक आर्टिकल छप गया, और उस आर्टिकल में लगभग वही सारा काम था जो वो कर रहे थे। He got shock of his life कि वो 1.5 साल से काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर और ये किसी ने छाप दिया अपने नाम से। तब तो मैनुअल टाइपिंग का जमाना था, कोई ई फाइल नहीं बनती थी, वर्ड डॉक नहीं बनते थे, व्हाट्सएप पे इधर उधर दौड़ते नहीं थे डॉक्यूमेंट्स। अब वो तो जो 20-25 लाख गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, अपनी फाइंडिंग देंगे कि ये फाइंडिंग है मेरी, तो क्या फाइंडिंग है, तो छप चुकी है पहले भी।
बड़ी टेंशन में आ गए। उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया कि लीक हुआ कहां से। उन्हें ये पक्का था कि ये एक्सपेरिमेंट जिसने भी पब्लिश किया उसका तो नहीं है। उन्होंने उसको चैलेंज भी कर दिया। ढूंढते 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 आप इमेजिन कर सकते हो जब मैनुअल टाइपिंग होती थी तो कैसे लीक हुआ होगा। इमेजिन करो, वाइल्ड गेस लगाओ। हाँ बताओ। जेरोक्स तो करवाया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था जेरोक्स की दुकान पे स्कैन हो जाता है डॉक्यूमेंट, तो वो तो नहीं करवाया। कार्बन तो वो क्या करेगा? मैन्युस्क्रिप्ट शायद दे दिया होगा। वो पढ़ सकता है लेकिन वो इतने याद कैसे रखेगा? और वो तो टाइपिस्ट है, एक सिंपल टाइपिस्ट। जी सर। नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट भी तो था उसके पास। हियर इज द आंसर। मैन्युस्क्रिप्ट भी तो था। नहीं सर, वो मैनुअल टाइपिंग कर गए ना। हाँ। अब टाइपिस्ट क्या करता था, हर बार नया कार्बन लगाता था, और कार्बन जब एक कागज किया वो कार्बन डस्टबिन में डाल देता था। अब ये साइंटिस्ट सोचता था कि अच्छी क्वालिटी कार्बन यूज कर गया मेरे लिए, दोनों कॉपी तो मुझे दे देता है, लेकिन कार्बन फेंक देता है। और वो कार्बन किसी को बेच रहा था और वो लाइट में करके उसमें से निकाल गया। मतलब दिस वाज अ बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम डिजिटल वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में सेफ्टी का कंसर्न कहां तक सोचना चाहिए। जहां तक आप सोचते हैं शायद वहां से प्लेजरिज्म करने वालों की सोच शुरू होती है। तो हम तो बड़ा सिंपल सोचते हैं, ताला लगा दिया दुकान पे, घर आ गए। खागी बावली चांदनी चौक में चोरों ने क्या किया, रात को एक दुकान पे पोस्टर लगा दिया कि हमारे घर में शादी है, 6 दिन दुकान नहीं खुलेगी। तो चोरों को मिल गई दुकान। ऐसी दुकान ढूंढते हैं वो तो कि जब 5-7 दिन बंद रहेगी। कुछ नहीं किया, इंटेलिजेंट चोर है ना। हम लोग सोचते ताले लगा दिए, लिख के लगा दिया, कोई कस्टमर तंग नहीं होगा, सब ठीक हो गया। ये भी रियल इंसिडेंट सुना रहा हूं मैं आपको। क्या किया चोरों ने, रात को आए 10 बजे के आसपास, वो ताले काटे, पुराने ताले अपने साथ लाए थे वो लगा दिए, चले गए। दिन में ट्रक लेके आए, अड़ोस पड़ोस वालों ने पूछा कि कोई ऑर्डर आया था, सप्लाई देनी है। दुकान खोली, सप्लाई करवाया, ट्रक लोड करवाया, भेज दिया, ताला लगा के वापस। अड़ोस पड़ोस वालों ने सोचा कि कोई मोटा ऑर्डर होगा, सेठ जी के यहाँ शादी है, वो खुद नहीं आए, लेबर भेज दी, लेबर ने ट्रक लोड करवा दिया। रात को ट्रक लोड करवाते तो पकड़े जाने का डर था, इतनी देर ट्रक खड़ा रहेगा, लेबर आएगी। इंटेलिजेंट। ये तो एग्जांपल्स हैं नॉन डिजिटल वर्ल्ड की। तो आप डिजिटल वर्ल्ड में कैसे कैसे क्राइम हो सकते हैं, तो ई सेफ्टी इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्किल्स की बात भी इसमें आ जाती है। डिजिटल लिटरेसी और यूथ का जो स्टैटिस्टिक्स है, इसके ऊपर मैं आना चाहूंगा। डिजिटल लर्निंग की इंपॉर्टेंस, ये आपको जैसे मैंने कहा, ब्लॉग्स के थ्रू यू कैन स्टे कनेक्टेड, एंगेज्ड विद योर पीयर्स, विद योर कोलीग्स। आप कोई भी आइडिया के ऊपर लगातार काम कर सकते हैं। ऑफिस बंद हो गया, दुकान बंद हो गई, लाइब्रेरी बंद हो गई, तो सोच बंद हो गई नहीं। You can keep in touch with your colleagues and friends and keep thinking and working on the idea, engaging with the peers. Barrier free learning, ना टाइम, वो एक गाना था ना, ना उम्र का बंधन हो, ना कुछ, हाँ, ना उम्र की सीमा हो, ना जाति का हो बंधन, ऐसा कुछ था। ई लर्निंग भी यही अलाउ करती है हमें। ई लर्निंग कहती है कोई टाइम नहीं है, जिस टाइम काम करना चाहो करो, जिस टाइम देखना चाहो देखो, जिस टाइम लिखना चाहो लिखो। तो डिजिटल वर्ल्ड तो खुला हुआ है 24 घंटे, 24/7 तो एक्चुअली डिजिटल वर्ल्ड में पॉसिबल है। Constant connection with teachers you can maintain the way I cited an example of the blog where my students are till date connected with me, जिन्हें मैंने शायद 98-99 में पढ़ाया था। अब 20 साल बाद कोई प्रिंसिपल बन गया, कोई ऑथर बन गया, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई एनजीओ चला रहा है, बट दे स्टे कनेक्टेड। और लर्निंग को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। अब ये वाली स्लाइड हम लोगों के लिए है, आईआईटी के लोगों के लिए है, कैस बड़ौदा के लोगों के लिए है। हम टीचर्स के लिए डिजिटल इरा क्या कहती है? ये कहती है
challenging teaching methods and approaches as per changing needs of time. Need to get well versed with the technology assisted learning and teaching. Young people need to be prepared for successful adulthood. जो मैं आपको कह रहा था, आपने जो बच्चे पढ़ाने हैं वो 2050 के लिए पढ़ाने हैं, 2020 में तो आप खुद पढ़ रहे हो, तो 2040 में जो यूथ कंट्री को लीड करेगा उसको आप तैयार करेंगे। 2050 में, 2047 में जब हम सेनेटरी ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाएंगे, तब कंट्री की बागडोर उन लोगों के हाथ में होगी जिन्हें आप तैयार करेंगे। मेरी जनरेशन तो तब तक चली जाएगी, कुछ लोग होंगे, कुछ नहीं होंगे। आपकी जनरेशन, आप जिन्हें पढ़ाएंगे वो जनरेशन कंट्री को लीड कर रही हो, तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी अभी करनी है। दिस इज हाई टाइम। डिजिटल लिटरेसी कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सेस सब्जेक्ट नॉलेज वाया डिजिटल मोड्स। 2-3 बुलेट्स में आपके लिए छोड़ रहा हूं। Need to focus on digital and online assessment. This is a challenge before us. Learning, teaching, methodology, pedagogy is taking shape. Assessment के models अभी हम we need to work on it for the digital world. OBE, Open Book Examination, University of Delhi ने introduce किया, DHU ने भी take up किया, यहाँ भी take up हुआ। उसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन, क्योंकि हम सब लोग एजुकेशन के हैं तो हमें पता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर बनाना इज अ बिग चैलेंज। आंसर देने से ज्यादा बड़ा चैलेंज है पेपर बनाना। ऐसा पेपर जिसका रेडी आंसर कहीं भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, ना गूगल पे, ना लाइब्रेरी में, ना कहीं। अगर आपने पढ़ा है, समझा है, तो एनालिटिकल अप्रोच के साथ, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ तो आप आंसर दे पाएंगे, लेकिन रटा रटाया आंसर नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें तैयार करना है। We need to have continuous professional development to keep ourselves update on the technology which is changing very very fast. अब इसकी फ्लिप साइड, हर चीज की फ्लिप साइड भी होती है। फोटो सामने बड़ा अच्छा है, पीछे की साइड भी है, जहां गत्ता लगा है, ब्राउन पेपर लगा है, उखड़ा भी है, कुछ जो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो भी उसकी एक साइड है, फ्लिप साइड। इंटरनेट यूसेजेस इज नॉट ऑलवेज सेफ। Information overload is unhealthy. Cybercrime, stalking, cyberbullying, mob lynching, rapes, murders, ये सब साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। Threats, तुमने ये लिखा, you will be killed, your family will be in trouble, you will be raped। आए दिन ऐसा भी पता लगता है कि लोग एक दूसरे को थ्रेट कर रहे हैं साइबर वर्ल्ड में। Circulation of spyware and viruses, ये बग आ गया, अभी तो वायरस आया जो चाइना से चला, बग भी बहुत आते हैं जो हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं, वायरस भी बहुत आते हैं, तो उनका अपडेट रखना, उनका एंटीवायरस अपडेट रखना। थ्रेट टू प्राइवेसी, सेल्फी ली डाल दी, हम डिनर कर रहे हैं, चलो तुमने दुनिया को बता दिया डिनर कर रहे हो, अब घर पे चोरी करने वाले को पता लग गया आप डिनर कर रहे हैं, अभी तो अपलोड किया था आपने, तो अब 2 घंटा तो नहीं आने वाले। आपके बच्चों को भी पता लग गया, उन्हें जो शरारत करनी है कर लेंगे, जिन दोस्तों को बुलाना है, जहां घूमने जाना है, जो तोड़फोड़ मचानी है, सब कर लेंगे। तो ये जो हम लाइव रहते हैं, इससे हमारी प्राइवेसी चैलेंज होती है, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ एडिक्शन एंड अब्यूज आर अनदर फ्लिप साइड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। नाउ डिजिटल इंक्लूजन, इसमें मैं क्योंकि मेरे सीवी में मैडम ने सुबह बताया था कि आई एम अ पर्सन ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, डेमोक्रेसी, यूथ एंड एजुकेशन, तो मैं इसको इस तरह से भी देखना चाहता हूं कि एक्सेस टू डेमोक्रेटिक आइडियाज, इसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ सोशल जस्टिस, अंबेडकर साहब ने चाहा, पॉलो फ्रेगे ने लिखा, माइकल एप्पल ने बढ़ाया, जेनरी हीरो उस पर बात करते हैं, गीजू भाई पटेल ने चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट्स दिए, लर्निंग के नए नए मेथड्स दिए। ये सारी जो सोच है सोशल जस्टिस की, सबको मौका मिले, डिजिटल वर्ल्ड अलाउ करता है, सबको मौका देता है और इक्विटेबल देता है। टाइटल में था ना इक्विटेबल एजुकेशन, इक्विटेबल मौका देता है, लिबर्टी देता है, टाइम की, स्पेस की, जब पढ़ना है पढ़ो, जब सोना है सो जाओ। आपके क्लिक के ऊपर आपकी रीडिंग आपके सामने है, रात के 2 बजे पढ़ना चाहते हो पढ़ लो,
लाइब्रेरी बंद होगी, घर तो बंद नहीं है, मोबाइल तो बंद नहीं है, इंटरनेट तो बंद नहीं है। लिबर्टी, इंक्लूजन, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डिजिटल लिटरेसी एक नया डायमेंशन देती है, एक नया मीनिंग देती है। लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैलेंज है, डिजिटल डिवाइड एक रियलिटी है। इसको स्टैटिस्टिक्स से समझिए थोड़ा सा। की इंडिकेटर्स ऑफ हाउसहोल्ड सोशल कंजम्पशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इस जर्नल में, इस स्टैटिस्टिक्स में ये बताया कि इन द ईयर नवंबर 2019 रूरल इंडिया में सिर्फ 4.4% लोग इंटरनेट यूज कर रहे थे एज कंपेयर टू अर्बन हाउसहोल्ड विच वर यूजिंग 23.4%। 14.9% रूरल हाउसहोल्ड्स के पास इंटरनेट फैसिलिटीज थी एज कंपेयर टू 42% ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड। तो ये अर्बन रूरल का जो डिवाइड है ये तो शाश्वत है, हर समस्या में दिखाई देता है। इसके अलावा क्लास का डिफरेंस भी है, क्योंकि गजट्स आसान नहीं है, महंगे हैं। पॉलिटिकल यूज भी होता है, फ्री मोबाइल देंगे, फ्री इंटरनेट देंगे, फ्री लैपटॉप देंगे, ये पॉलिटिकल स्लोगन्स भी बन गए। तो ये डिजिटल डिवाइड, ये डिजिटल इंक्लूजन एक और चैलेंज पॉज करता है which need to be looked at. बस मैं 2 मिनट और लेगा, मैं लास्ट स्लाइड है। Now we need to move, we need to take steps in making our country digitally empowered. 4G डेटा के बाद 5G डेटा आ गया, फाइबर कनेक्शन आ गया, ये सब चल रहा है, लेकिन इसको 100% तक पहुंचने में शायद और 20 साल का टाइम चाहिए, और 30 साल का टाइम चाहिए। PM E-Vidya scheme is a comprehensive initiative as a part of Atmanirbhar Bharat, which focuses on digital and on-air education. Multimodal learning, access to students, teachers, parents, ensure inclusion of our digital divide. With this, I think this national webinar of 2 days, seminar of 2 days, which will be deliberating on different aspects of Prime Minister's E-Vidya scheme for ensuring equitable education, its concerns, challenges and issues. मुझे लगता है जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए शायद कुछ मदद करेंगे आपको इसको फर्दर डेलिब्रेट करने में, रिलेट करने में, इसकी कंसर्न्स को डिस्कस करने में, और इसके नीड को जो वेल एस्टैब्लिश्ड होती है with the NEP 2020 support is the mandate of time with robotic science and artificial intelligence जो एग्जांपल्स दिए मैंने, उन सब के साथ चॉइस ये नहीं है कि हम जाएं कि ना जाएं, चॉइस ये है कि हम कैसे जाएं, कहां पहुंचना हमारा गोल है। तो टाइम बड़ी तेजी से चल रहा है। सैनिटरी ईयर, अमृत महोत्सव मेरी जनरेशन मना रही है, सैनिटरी ईयर आपकी जनरेशन मनाएगी। मेरी जनरेशन जहां खड़ी है उससे आप कैसे भारत को आगे लेके जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप डिजिटल वर्ल्ड को जो नेसेसिटी बन चुका है कैसे वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. It was a really enlightening, enriching, and information session. Within a short time, you have touched from the PM E-Vidya to how the technology has saved us from the era of pandemic. You have also beautifully highlighted NEP 2020 with reference to technology and how we can change our education with using the technology. You also spoke about the role of digital world, internet pedagogy and public pedagogy, digital literacy, and what are the flip sides of the digital technology, what are the flip sides of digital technology. And finally, you talked about how the digital inclusion can help us in moving forward and using technology in a better and a more useful way. Thank you very much, sir, for such a session. Participants are requested to keep sitting, and then thank you all for the session. R.C. Patel sir, Ramanuj sir, welcome here. Participants are requested to sit, and then experts can